हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ईजी एच, या इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इसलिए इसे ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कल हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी। क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये ध्यान रखना है कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड हैं। जब आप ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो साइज ऊपर से नीचे बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों टॉप टू बॉटम क्या होती? कम होती है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ऐसे ही जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज रेगुलरली डिक्रीज होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं सेम सेल में रिसीव होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट टू राइट आप बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि साइज घटेगी, और जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अब आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। अच्छा, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा ईजी एच, और एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? इंथैल्पी। इंथैल्पी देखकर घबराना नहीं है। इंथैल्पी का मतलब है एनर्जी। एनर्जी मींस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होगी, जो ऊर्जा होगी हीट के फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एंथैल्पी। ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए है, अकेले एटम के लिए ये बात होती है। जबकि अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बताई थी तो वहां पर हमने बताया था कि एटम बॉन्डेड होना चाहिए किसी दूसरे एटम से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम बच्चों कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बुक्स में लिखा रहता है एनर्जी रिलीज्ड, लेकिन मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि वो आप लर्न करो। आपको समझना यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है। इसलिए सबसे सुटेबल वर्ड क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एनर्जी। मतलब ये एनर्जी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती, मींस एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। तो डेफिनेशन कैसे इसका बनाएंगे? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब किसी पर्टिकुलर एटम में, सिंगल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है बच्चों, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हम पता लगाते हैं। तो नॉन मेटल की जनरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बच्चों। इसलिए जब पहला इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, मतलब एनर्जी निकलती है। लेकिन जब उसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तब उसके प्रोटॉन को प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने में, तब आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती, मतलब उस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल का जनरली क्या होता है? एक्सोथर्मिक, जनरली मैंने बोला है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी जो है नॉन मेटल का जनरली एंडोथर्मिक होता है, मींस हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? हमने लिख कर रखा है जिससे आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। The change in enthalpy, the change in enthalpy when an electron is added to isolated gaseous atom। तो इस पर फोकस करना है। The change in enthalpy means एनर्जी यहां रिलीज भी हो सकती है बच्चों और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। The change in enthalpy when an electron is added to the isolated gaseous atom। Isolated means सिंगल एटम की बात हो रही बच्चों। जब सिंगल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एनर्जेटिक टर्म है,
कैसा टर्म है बच्चों? एनर्जेटिक टर्म है, मीन्स थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव। इलेक्ट्रॉन से जब कोई एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो अट्रैक्शन होगा, तभी तो ऐड होगा, और अगर अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी लिबरेट होती है, मींस रिलीज होती है। और हमने अपने बच्चों को सिखाया है बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज लीड टू रिमूवल ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अप्रोच में आएगा तो एक बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन कब होगा ऐसा? नॉन मेटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तब एनर्जी लिबरेट होती, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जनरली वो प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाती है। इंडोथर्मिक का क्या सेंस है? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन के केस में। ये कैसा टर्म है बच्चों? एनर्जेटिक टर्म है। ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। आई थिंक आप 10th में जानते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं। हीट जहां पर इवॉल्व हो, मींस लिबरेट हो, उसे कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक। और उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही बच्चों तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। वहां एच की वैल्यू कैसे होती? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है या एंडोथर्मिक भी हो सकता है, इसीलिए बेहतर वर्ड कौन सा है? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं बच्चों, ये किसकी प्रॉपर्टी है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मींस सिंगल एटम की बात होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफ इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होता है, तो ध्यान रखना है इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। अगर आप ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप का मतलब जब आप फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। बट इन अ पीरियड, अगर आप ग्रुप में जाते हैं, जीपी का मतलब क्या बच्चों? ग्रुप। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसमें एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना है। और एक्सेप्शन ही एग्जाम में 11th के या 12th के पी ब्लॉक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा जो जनरल टर्म है इन अ पीरियड, पीरियड का मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इन अ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, electron gain enthalpy when we move from left to right, when we move from left to right, electron affinity or electron gain enthalpy increases. Is it clear? लेकिन अब ध्यान रखो, जैसे मैं कहूं फ्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, और आपसे पूछ लिया जाए विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमारा आंसर होगा बच्चों क्लोरीन। जबकि यूजुअली बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए था? फ्लोरीन। क्योंकि अगर इस हिसाब से देखें तो इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इज इट क्लियर? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा बच्चों? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी फ्लोरीन से। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। अब फ्लोरीन की साइज देखो बच्चों, फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो जब इसमें अप्रोच करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं ऑलरेडी अंदर हैं, वो क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे। साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो नया आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो कैसा एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सन। जबकि क्लोरीन की साइज काफी बड़ी है,
और बड़ी साइज होने की वजह से ये सफिशियंट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पर ये कम एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सन, यहां पर रिपल्सन उतना नहीं होगा जितना फ्लोरीन के केस में होगा। इस वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया, मान लो, इन विच ऑफ द एलिमेंट highest electron gain enthalpy. Suppose option is given fluorine, chlorine, bromine, iodine. Then option should be chlorine due to the bigger size and presence of vacant d orbital. Incoming electron in chlorine experience less repulsion. क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, जो क्लोरीन की साइज है बड़ी है, और इस वजह से अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो रिसीव किया जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसमें रिपल्सन कम एक्सपीरियंस किया जाएगा कंपेरेटिवली फ्लोरीन। जबकि फ्लोरीन की साइज क्या है बच्चों, छोटी है, और छोटी साइज होने की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन ज्यादा एक्सपीरियंस करता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने पर जो है रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमारा आंसर होगा सल्फर। यूजुअल आंसर बच्चों का क्या आता है, ऑक्सीजन होगा, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ सल्फर एंड सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, its electron gain enthalpy is higher than oxygen. What is the reason? Because in sulfur incoming electron, अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन लेस रिपल्सन फील करता है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। जबकि ऑक्सीजन की साइज बच्चों छोटी है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा जो है फील करता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। क्लियर है? यही चीज नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब इसमें भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, फास्फोरस। फास्फोरस हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन ड्यू टू द स्लाइटली बिगर साइज देन नाइट्रोजन, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ फास्फोरस में भी, वो लेस रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहा है कंपैरेटिवली नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन वाले पेयर्स हैं, इन पर बहुत फोकस रखना है। फ्लोरीन क्लोरीन में किसका आंसर होगा, क्लोरीन। ऑक्सीजन सल्फर में क्या आंसर होगा, सल्फर। और नाइट्रोजन फास्फोरस में क्या होगा बच्चों, फास्फोरस। क्या रीजन है, क्योंकि जो क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, वो सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और उसका साइज बड़ा होने की वजह से, वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से बच्चों इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम फील करता है कंपेरेटिवली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई दे हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो डेफिनेट आंसर हमारा क्या होगा, फ्लोरीन। क्योंकि यहां भी जो है बच्चों ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है साइज बढ़ने से जनरली जो है घटती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस। अगर एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आए कि कौन सा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है, तो उसका आंसर बच्चों क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन इज अ मोस्ट chlorine is the element which have most negative value of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की है तो किसकी है बच्चों, क्लोरीन की। क्लियर है? मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्डिंग इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती। तो ध्यान रखना है, क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये एक एनर्जेटिक टर्म है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, किलो जूल पर एटम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जूल पर एटम, या बच्चों हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एनर्जी की टर्म है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने जूल होंगे बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं
लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, और जब आप टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। लेकिन कहाँ हमें अलर्ट रहना है? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली में क्लोरीन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और तीनों में आंसर सेम होगा। ड्यू टू द स्लाइटली बिगर साइज ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड फास्फोरस, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस रिपल्सन। मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका जो है जुड़ने पर वो कम रिपल्सन फील करता है कंपेरेटिवली फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी, ऑक्सीजन की भी साइज छोटी, नाइट्रोजन की भी साइज छोटी है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन फील करता है, जबकि क्लोरीन और सल्फर फास्फोरस की साइज बड़ी होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन आने पर जो है या जुड़ने पर कम रिपल्सन फील होता है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो ये यूजुअल ट्रेंड से थोड़ा अलग है, एक्सेप्शन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों इसको ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रिपेयर करके रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कहीं ऑर्बिटल है या कहीं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, वहां पर जो है जो एलिमेंट होगा उसकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली जीरो होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझना बहुत ध्यान से, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, 12th के पी ब्लॉक का है और 11th के भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है। जैसे मैं पूछूं नाइट्रोजन, अब बच्चों नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसको लिखेंगे क्या? 1s2 2s2 2p3, या ऐसा लिख सकते हैं 2 and 5। ठीक है बच्चों, अब अगर ध्यान से हम देखें तो एस सबसेल में यहां आउटर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पी सबसेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपका ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? पार्सली फिल्ड ऑर्बिटल से। इस वजह से जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जो सिमेट्री है बिगड़ जाएगी, या नंबर ऑफ हायर एक्सचेंज एनर्जी जो है कम हो जाएगी, मींस एक्सचेंज एनर्जी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएंगे। इस वजह से इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग जीरो होती है। अब जैसे नोबल गैस की बात कर लें, मान लो 10 नियॉन में लेता हूं, 10 नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। तो इसको क्लास 10th स्टैंडर्ड में लिखते हैं 2 and 8। लेकिन अगर इसको हम देखें तो s ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और p सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। अब आप बताओ, इसमें सारा जो है ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड है तो क्या और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्या 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी ऑर्बिटल में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आप? आंसर होगा नो। तो इनकी भी कोई इच्छा नहीं होगी इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जनरली, उन एलिमेंट की जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो बहुत कम होगी या जो है जीरो के आसपास होगी। ये भी आपके जो है कंपटीशन एग्जाम का भी क्वेश्चन है, और आपके जो है 11th के जो है यूटी और उसमें टर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है बच्चों, और आप सभी के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जो है रिवाइज किया, जल्दी से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? डेल्टा ईजी एच या ईए। ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, एनर्जेटिक टर्म है। ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। और एंडोथर्मिक को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये प्रॉपर्टी किसकी है? आइसोलेटेड गैस सिस्टम की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मेजर करता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मेजर करता है? मेटालिक कैरेक्टर। जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या मेजर करता है?
सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मेजर करता है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या मेजर करता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बढ़ी तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। और आपने पढ़ा हुआ है नॉन मेटल क्या होते हैं? अच्छे इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लें और नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हो। ठीक है बच्चों, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम घटती है, मीन जैसे जैसे साइज बढ़ेगी ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बढ़ती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हमने बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन में किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का। ऑक्सीजन सल्फर में किसका ज्यादा होगा? सल्फर का। नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पर जो फ्लोरीन है उसकी साइज बहुत छोटी है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, जबकि क्लोरीन की साइज काफी बड़ी है, बेकेन डी ऑर्बिटल है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्सन फील नहीं करता, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा हो जाती। यही चीज सल्फर में भी लगाते हैं, यही चीज हम फास्फोरस में भी अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, जब आप पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर एटम या जूल पर एटम या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन हमें याद रखने होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शन का आंसर भी मैंने दिया है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रटना है उसको। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन जनरल ज्यादातर केसेस में, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को जो एक्चुअल चार्ज है, एक्चुअली वहां थोड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे कहते हैं जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसका मतलब उतना ही उसका साइज कम होता जाएगा। क्लियर है बच्चों? उतनी उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। तो ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मींस अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने बढ़ा दी, कब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मींस जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो बढ़ेगा। इससे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी बच्चों बढ़ेगी। क्लियर है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। क्लियर है बच्चों? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रखने वाले एलिमेंट का, स्पेशली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी एलिमेंट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रखते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, बहुत लो होती है, या तो जीरो होती है। स्पेशली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज दे हैव fully filled orbital, so fully filled orbital are very stable in nature, that's why they have no tendency to accept electron। भाई उनके सारे इलेक्ट्रॉन जब ऑलरेडी फिल्ड हैं, आउटर मोस्ट सेल के ऑक्टेट पूरा है, तो उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों होगी? और जरूरत अगर आपने दे दी जबरदस्ती तो उनका वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, और अब कोई अपनी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती बच्चों? जीरो होती, मतलब इलेक्ट्रॉन वो लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? स्टेबल। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू, जय भारत।